हुँ। मैं अभी अपनी ईमेल्स चेक कर रहा था, तो उसके अंदर मैं ऐसी ज़रा फ़िल्टर लगाया मैंने ई सर्विसेज़ के ऊपर और वारंट के ऊपर मैंने सब्जेक्ट उसका फ़िल्टर लगाया, तो मुझे काफ़ी ईमेल्स नज़र आई जो कि 2023 के अंदर ही काफ़ी ईमेल्स हैं। तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी है या आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन्स हैं, तो मैंने कहा एक दफ़ा ही मैं उसकी एक वीडियो बनाते हैं और इस पे होपफुली अब मैं अगले 2-3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर इस पे वीडियो बनाया करूँगा कि क्या पोर्टफोलियो चल रहा है, कैसा चल रहा है। क्योंकि मैं हमेशा से मैंने मेरे ख़्याल से नईम सिकंदर की पॉडकास्ट में भी बोला था, मैंने मुज़म्मिल की पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं कभी भी पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट करने से रुकता नहीं हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मैं उसके अंदर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितना मुझको अगले 10-15 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए। और डिविडेंड जो मुझे मिल रहे होते हैं अनलेस एंड अंटिल मुझे ज़रूरत पड़ रही हो उनको यूज़ करने की, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, तो आपको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेनर दे दूँ अपना। मैं पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर यूएई बेस्ड एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ और उसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें बात करता हूँ, चाहे वो यूएस की इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो यूएई की इन्वेस्टमेंट हो, कहीं की भी जो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे एक्सेसिबल हम मुझको जो एक्सेसिबल है, मैं उनके अंदर जहाँ-जहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उनकी बात करता हूँ। बहुत अरसे से एज़ आई सेड बिफोर के पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमने बात नहीं की थी इस चैनल के ऊपर। मैंने कोई ऑलमोस्ट 27 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि मेरी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है जब बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है तो सीख रहा होता है कि इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, इतने सारे स्टॉक्स के अंदर जो डाइवर्सिफाई कर लिया था अपने आप को अपेरेंटली, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर इतना बुरा भी नहीं एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब इस रैली के बाद तो इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15-20% पॉजिटिव में हूँ। अगर मैं अपने आप को उस तरह से देखूं कि डिविडेंड्स मुझे कितने मिले हैं, तो ऑलमोस्ट कोई मुझको ऑलमोस्ट 10 to 15% के डिविडेंड्स भी मिले हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ आई वुड से 3 इयर्स है। लेकिन 3 इयर्स के अंदर जो लास्ट 1 ईयर है उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। लास्ट 2 इयर्स में आप कह सकते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। पहले साल में मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था उसको, उसके अंदर मैंने गलतियां भी की बहुत सारी, उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। अभी भी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं हर इंडिविजुअल स्टॉक को जाके जरा समझूं, सीखूं। मैं ट्विटर के ऊपर होता हूं, मुझे कुछ लोग समझ में आते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं, उनके अंदर मैं जो फीडबैक दे रहे होते हैं मैं उसको जाकर फिर थोड़ा सा वेट करता हूं उसको म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट के साथ, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करता हूं। फिर उसके अलावा जो मुझे कंपनी समझ में आती हैं उनको देख लेता हूँ, उनकी पास्ट हिस्ट्री को देख लेता हूँ, प्राइस को देख लेता हूँ, डिविडेंड्स को देख लेता हूँ। कुछ जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखकर कुछ मेरे पास सेट बन गए हैं। मतलब एक 25 स्टॉक्स का सेट है जिसके आगे मैं अब सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि मैं उसके आगे सोचूंगा तो शायद मैं डिविएट करूंगा, अनलेस एंड अनटिल इन 25 में से मैं एग्जिट करना शुरू कर दूं। और मुझे करने इनमें से एग्जिट, बल्कि आपसे भी मैं पूछूंगा, मुझे मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से आप मुझे बताएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि मेरी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे अपने नेटवर्थ के हिसाब से, आप अपनी नेटवर्थ के हिसाब से अपनी खुद डिसाइड करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि हर महीने आप, चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो, इस इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि टाइम इन दी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। आप ये ना सोचें कि आज स्टॉक मार्केट नीचे आएगी है तो मैं आज इन्वेस्ट कर दूं, कल ऊपर है तो कल ना करूं, वेट कर लूं। ये सब कुछ नहीं करता, मैं खुद नहीं करता एटलीस्ट। मैं उसको थोड़ा बहुत टाइम, लेट से महीने में एक दफा इन्वेस्ट करना है, मुझे पता है आज के दिन मार्केट बिल्कुल नीचे है तो मैं हो सकता है आज इन्वेस्ट कर दूं। और दूसरी बात यह कि जो हमारे जो ब्रोकर के एप्लीकेशंस हैं, जितने भी, मैं दो को यूज करता हूं, वो इतनी पथेटिक हैं, उनमें लॉगिन करते करते ही बंदा थक जाता है और कहता है कि यार अब जो जितनी भी रैली आई है उसमें मैंने कुछ भी सेल नहीं किया। और उसका सेल ना करने का रीजन यही था कि मैं ये जो एप्स हैं, बेकार किस्म की एप्स हैं, पथेटिक एप्स हैं, उनके ऊपर जाने से मेरी जान जा रही होती थी। विदाउट फर्दर डू अभी हम बात करते हैं मेरे जो टिकर सिंबल्स हैं या जो स्क्रिप्ट्स हैं उन जो मेरे पास हैं, और उसकी थोड़ी बहुत मैं बैकग्राउंड की डिटेल भी दे देता हूँ। अल्फाबेटिकली मैंने सॉर्ट किया हुआ है इसके अंदर। आपको यहाँ पर सारे जितने भी स्टॉक्स मेरे पास हैं उनके जो करंट रेट्स हैं 15 नवंबर के, ऑलमोस्ट 16 नवंबर के इनफैक्ट आप कह सकते हैं, वहाँ के रेट्स मुझको नज़र आ रहे हैं। और जो परसेंटेज इन्वेस्टिंग है, जो मेरी अपनी परसेंटेज इन्वेस्टिंग है इस वक्त, करंट मेरी इन्वेस्टिंग जो मैंने जितने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से वो क्या परसेंटेज है वो नज़र आ रही है। और उसके बाद ओवरऑल प्राइस अप्रिसिएशन जो मुझको मिल चुकी है इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर, वो आपको नजर आ रही है पर
स्टॉक्स बेसिस। इसके बाद आपको टोटल डिविडेंड यील्ड भी नज़र आ रही है, आज की डिविडेंड यील्ड नज़र आ रही है, तो इसके अंदर कुछ डिविडेंड यील्ड्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन नज़र आएँगी। लेकिन उसके अंदर उसका रीज़न ये है कि जो उसकी आइदर उसकी प्राइसेज़ इस वक़्त के हिसाब से नीचे हैं और डिविडेंड्स पहले ज़्यादा मिल चुके हैं, तो वो ये चीज़ कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपको नहीं मिल सकती। इसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने हर महीने 2 महीने बाद एक कोई स्टॉक ले लिया, 2 स्टॉक आपको उसमें मिल गए, बोनस मिल गया, लेट से आपको कुछ डिविडेंड मिल गया, कुछ स्टॉक स्प्लिट हो गए, तो ये मल्टीपल इवेंट्स होते रहते हैं जिनको ट्रैक करना, या तो आप कोई कुछ इस तरह के टूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैकर बना लेते हैं, लेकिन मैंने उसको अभी बनाया हुआ नहीं है। एनीवेज, अभी हम बात करें तो आरिफ हबीब लिमिटेड मेरा सबसे पहला मैंने लिया हुआ था स्टॉक। 0.48% मेरे पोर्टफोलियो का टोटल कंपोनेंट है इसका। एयर लिंक मैंने शुरू में भी कहा था कि अब जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, आई डोंट नो कि बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरह कहना चाहिए उसको, लेकिन एटलीस्ट वो जो प्रोडक्शन है वो बनना शुरू हो गई, तो एयर लिंक के स्टॉक्स ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई है। तो मेरे 1.31% की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल प्राइस अप्रिसिएशन 7% की है, यानी कि अभी मैं देखूं इसके अंदर तो मुझको 7% की अप्रिसिएशन मिल चुकी है एवरेज ऑन, अगर मैं करूं पिछले 2-3 साल के अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किया है। और उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिल गया है, तो 0.08% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, बट जस्ट टू शो यू द पोर्टफोलियो ये इस तरह से है। और आरिफ हबीब लिमिटेड जो मैंने पहले दिखाया था आपको, उसके अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि इसमें तो इनफैक्ट -12% की मुझको अप्रिसिएशन मिली है। इनफैक्ट ये आई एम इन लॉस, लेकिन एट द सेम टाइम 13.6 का डिविडेंड भी मिल चुका है। इसी तरह से ए लाइफ मैंने इसको आईपीओ में लिया था, सिर्फ एक टेस्ट रन था मेरी तरफ से, जो मैंने थोड़ा सा लिया था, बाद में थोड़ा सा बेच भी दिया था मैंने उसको। लेकिन 1.47% मेरा पोर्टफोलियो की परसेंटेज है इस वक्त इसकी, और -10% का इस वक्त इसका रिटर्न है, और इसने 3.65 का डिविडेंड भी दिया है इसके अंदर। एवीएन एवंसियन जो कि आईटी कंपनी है, और 3.5% इसकी मेरी टोटल होल्डिंग है, और -16% इसका रिटर्न है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं अगर थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, ये मैं नॉर्मली स्टैंडर्ड कैपिटल की एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, मुझको मैं यूज़ करता हूँ उसको, काफ़ी इसके अंदर डिटेल्स मिल जाती हैं। आप ये देख सकते हैं चार्ट्स वगैरह किस तरह से आ रहे हैं इसके, आप इसको जाके देख सकते हैं हर स्टॉक को। जो इसमें एक अच्छी चीज़ है इस वेबसाइट में, और भी वेबसाइट्स हैं लेकिन मुझे ये इसका लेआउट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको जो फंड्स होल्डिंग है ये नज़र आती है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाके देखूँ तो फंड्स होल्डिंग मुझे नज़र आ रहा है, जैसे ये एवेंसियन के अंदर यहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, और उनकी परसेंटेज भी नज़र आ रही है। तो ये पहले ज़्यादा थी, ज़्यादा फंड्स ने लिया हुआ था, अब कम हो गई है। तो इसलिए मैं एज आई सेड बिफोर कि मैं खुद तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सारे स्टॉक्स को जाके देखूँ, उनको अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करूँ, तो मैं एज आई सेड ट्विटर के ऊपर जाता हूँ, ये फंड्स रिपोर्ट थोड़ा सा देख लेता हूँ, फंड्स के अंदर कितनी होल्डिंग है वो देख लेता हूँ। तो एवेंसियन का भी उसी पॉइंट से आ रहा था, और फिर आईटी कंपनी थी जिनके जिनके डॉलराइज्ड रिटर्न्स थे, तो मैंने उसकी बेसिस के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। डॉलमन सिटी रीट पाकिस्तान का वाहिद रीट था कुछ अर्से पहले तक, अब शायद कोई और भी आ गया, मुझे नहीं पता, लेकिन डीसीआर को मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर, और ये 4.29% की होल्डिंग है। अभी मैं आपको एक और चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग से दिखाऊंगा कि मैं 2022 से, जब से मैंने ट्रैक करना शुरू किया, उससे पहले इन्वेस्ट तो उससे पहले से करा था, लेकिन जनवरी 2022 से जब से मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया, जब से लेकर मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह से चेंजेस आई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये डॉलमन सिटी रीट 4.29% का इस वक्त है, पहले वो 3.2% का था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये आपको मैं ग्रेजुअली अभी दिखाता हूँ। इसी तरह से एंग्रो फर्टिलाइजर है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग थी किसी ज़माने में मेरे पास इसकी, लेकिन अभी 7.3% के ऊपर, 7.03% के करीब है, और प्राइस अप्रिसिएशन इसने अच्छी दी है 20% की, और 23% इसने डिविडेंड भी दिया है। तो इस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो 40% के करीब इसने मुझको प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा एफसीसीएल ऑलमोस्ट 1.62% है, बचपन की गलतियां जिसे कहते हैं वो हैं, कुछ इसमें है बचपन की गलतियां जो कि मैं ऑफलोड करना चाह रहा हूँ। एफसीसीएल उसका ही पार्ट है, अब इस लेवल पे आ गया है कि मैं उसको ऑफलोड कर सकता हूँ थोड़ा सा, और अगर इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो आई वुड सेल इट आउट। हबको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्टॉक है, एंड इसको मैंने काफ़ी इसकी होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, 10% की होल्डिंग है इसकी ऑलमोस्ट मेरी, और 75% की इसने मुझको टोटल अप्रिसिएशन दी है अब तक, और 21% का डिविडेंड दिया है। तो इसके तो डिविडेंड बड़ी ज़बरदस्त किस्म के आते हैं, भी रिसेंटली तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड आया था। मैंने शुरू में एक वीडियो बनाई थी 1.5 साल पहले हबको के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी प्राइस तो 50 भी नहीं है और आप 70 पे कैसे खरीद रहे हैं, तो इस वक्त इसकी प्राइस 119 पे आ गई है। तो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दूसरों की सुन लें ज़रूर, जैसे मैं ट्विटर पे बहुत सारे लोगों की सुन रहा होता हूँ, करता मैं अपनी हूँ और थोड़ी सी रिसर्च देख लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मुझे जो
मुझे समझ में आती है जो चीज़, मैं उसके हिसाब से कह रहा होता हूँ। इसी तरह लोटे केमिकल है, अच्छा स्टॉक था, इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 38% की रिटर्न दिए मुझको इन प्राइस अप्रिसिएशन, और 15% का डिविडेंड दिया इसने। इसके अलावा ऑल्दो कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि खरीदूंगा, और इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड अप नहीं कर पाता फॉर सम रीज़न। तो अच्छा स्टॉक है। लेकिन और फिर लकी सीमेंट को मैंने हर टाइम पर खरीदा है। और लकी सीमेंट अगर आपको पता नहीं है तो लकी ग्रुप ने ही ये गाड़ियां बनाने शुरू की थी। किया की फ्रेंच जो डीलरशिप है इनके पास है। तो और भी शायद कोई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद पर्जो की भी है। उस ज़माने में गाड़ियों का नया नया क्रेज़ आया था, पाकिस्तान में नई नई गाड़ियां आ रही थी, तो हमने भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन वो डाउन द हिल जाता रहा था ये स्टॉक। लेकिन इवेंचुअली इस वक्त अगर देखें तो बहुत अच्छा ग्रुप सामने आया, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। तो इसके जो मैंने जो स्टॉक्स खरीद रहा था, मैं कॉन्स्टेंटली लेता रहा था। ऑलमोस्ट हर 2 महीने 3 महीने में एक दफ़ा तो मैं ज़रूर ले लेता, इसकी बाइंग कर लेता था। उसकी वजह से अब जब इसमें रैली आई है तो मुझे 11% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसमें ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 11% की होल्डिंग है, और 2% का डिविडेंड भी मिल चुका है अब तक। इसके अलावा जो एमसीबी है, एमसीबी को मैंने लेना शुरू किया था। आई थिंक कोई इसकी प्राइस काफ़ी डिप हुई थी किसी वजह से, और मैंने उस वक्त उसको लिया था। और अगेन मेरा वही पॉइंट था कि एचबीएल और एमसीबी ये दो बैंक्स के स्टॉक्स हैं मेरे पास, और इसके अंदर एचबीएल के अंदर भी एक बहुत बड़ी डिप आई थी। आई थिंक कोई उनका कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू आ गया था, और मुझे पता था यार ये इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं बैंक्स के साथ, इतना बड़ा बैंक है, अगर इस तरह का बैंक के साथ कुछ होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने थोड़ी बहुत होल्डिंग उसमें कर ली थी, और फिर ग्रेजुअली मैंने इंक्रीज करता रहा था। और अब जो है ना उसके देख लें एचबीएल कहाँ गया, एचबीएल भी अभी आएगा। एमसीबी जो है ना 149 के ऊपर स्टॉक की प्राइस मौजूद है, और 12% की इसने अप्रिसिएशन दिया, 18% का डिविडेंड दिया। और एमसीबी आईएम इसका पहले नाम आई थिंक एमसीबी एएच था, और ये मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी किया हुआ था एमसीबी एएच का। मुझे इसका इंटरफेस अच्छा लगता था, तो मैंने कहा यार इसके अंदर भी इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। और इसको आप कह सकते हैं बचपन की गलती, इतना बुरा हाल नहीं है, क्योंकि 22% का डिविडेंड दे चुका है अब तक ये, और -6% का इसने प्रॉफिट रिटर्न दे रहा है, रखा हुआ है मैंने अभी तक। लेट्स सी आगे क्या करते हैं इसका। एमटीएल मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड 20% का इसने अप्रिसिएशन दी है, 5% का डिविडेंड दिया है, नॉट टू बैड। नेशनल फूड, ये स्टॉक मुझको इसने काफ़ी यू कैन से निराश किया है, क्योंकि आई थॉट दैट ये अच्छी कंपनी है। इसका ओवरऑल पिछले 3 साल के अंदर ट्रेंड देखें तो इसने कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन कंपनी अच्छी है। इट्स अ काइंड ऑफ कंपनी जो कि अगर मैं किसी और को पास ऑन करना चाहूँ, आगे अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहूँ, तो ये बहुत आराम से बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है, उसको आप दे सकते हैं। और इसके डिविडेंड्स आते रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं है। बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस स्टॉक एज सच। एनआरएल एक ज़माने में लिया था, थोड़े से स्टॉक लिए थे, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी इसकी। इस वक्त 269 का है, और 32% की अप्रिसिएशन दी है, 4% का डिविडेंड भी है। ओजीडीसी जो कि बहुत सारे लोग मना करते रहते थे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगेन इसको भी मैंने ऐसी मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट से देखा था, और मुझे खुद भी कुछ समझ में आ रहा था। प्राइस भी नीचे थी उस वक्त, अब 109 पे पहुंची हुई है प्राइस। 3% की होल्डिंग है मेरी, और 30% का इसने अप्रिसिएशन दिया है, 7% का डिविडेंड यील्ड भी अलग से है। तो अगर मैं ये अलग अलग बता रहा हूँ ना आपको, 7% की डिविडेंड यील्ड अलग बताया मैंने, और 30% का अप्रिसिएशन, तो ये टोटल जो हो जाएगा तकरीबन 8% के करीब का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से ले लें। पीआईसीटी पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल, अच्छा ये मुझे आप बताएं ज़रा कि जिनके पास पीआईसीटी है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो है ये, और काफ़ी कम उसमें है अमाउंट में। लेकिन अब इसके साथ जब से वो आई थिंक अबू धाबी पोर्ट या दुबई पोर्ट ने जब से उसको लिया है, पोर्ट को का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसके बाद से इसके स्टॉक्स के साथ जो हुआ है आपको समझ पता ही है। तो आप मुझे बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं पीआईसीटी का। पीओएल पाकिस्तान ऑयल फील्ड 40% का डिविडेंड दिया अब तक इसने, और 13% की प्राइस अप्रिसिएशन है, नॉट टू बैड। लेकिन मेरे पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं थी पोर्टफोलियो में, 1.6% की थी। पीएसएक्स को मैंने पता नहीं क्यों ले लिया था, बचपन की गलतियाँ अगेन। बेसिकली ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना ही स्टॉक है, तो फिर भी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, लेकिन अभी भी -28% के ऊपर मौजूद है। सिस्टम्स लिमिटेड ने एज सच 10% का जो प्रॉफिट दी, आई मीन प्राइस अप्रिसिएशन दी है, और 0.52% का इसने सिर्फ वो दिया है डिविडेंड। लेकिन सिस्टम्स लिमिटेड ने बीच में बोनसेस भी दिए थे स्टॉक्स के, और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। तो इसको उस तरह से अगेन इसको मुझे सही से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। मेरे ख्याल से इतनी बुरी पोजीशन नहीं है सिस्टम्स लिमिटेड की जितनी इसमें आपको नजर आ रही है। इसके बाद टीआरजी शुरू में लिया हुआ था, शुक्र है बेच दिया। WTL शुरू में लिया था, बचपन की गलती, अभी पता नहीं कैसे
दिखेगा ये। मीज़ान का ETF मैंने लिया था और ये अभी रिसेंटली इसने परफॉर्म किया, अदरवाइज तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैंने उसको भी बेच दिया था। एंग्रो के अंदर मेरे पास बहुत अच्छी होल्डिंग है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट इसलिए दिए क्योंकि शुरू से नहीं लिया हुआ था। मैंने एंग्रो ऑलमोस्ट कोई 1 साल पहले से लेना शुरू किया था, तो मेरे पास उसमें आपको नज़र आ रहा है 21% की प्राइस अप्रिसिएशन और 23% की डिविडेंड यील्ड, तो ये 40% के करीब बन रहा है। ये जो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ डिविडेंड्स और जो प्राइस अप्रिसिएशन है, ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने ली हैं वो पिछले 2 साल में ली हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि ये, अगर मैं 40% कह रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर अप्रिसिएशन, तो ये हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स या 3 इयर्स मैंने किसी ऐसे टाइम पे लिया हो जिस टाइम पर काफ़ी कम हो, और अभी किसी का 1.5 साल का पीरियड आ रहा हो, किसी का 2 साल का पीरियड आ रहा हो, किसी का 2.5 साल का पीरियड आ रहा हो, और एवरेज शायद किसी का 2 सवा 2 साल का इस तरह का आ रहा हो। तो यू अगेन एज आई सेड वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे एक्सप्लेन करना। ईपीक्यूएल के अंदर जो एंग्रो पावर कादरपुर लिमिटेड ऐसी आई थिंक कुछ है ये, 42% का इसमें प्राइस अप्रिसिएशन है, 36% की का डिविडेंड यील्ड है, 1.48% का इसमें जो होल्डिंग है मेरी। और एचबीएल के अंदर जो मैंने बताया आपको कि मैंने कुछ अर्से पहले ही लिया था, जब इसका वो स्कैंडल आया था उस टाइम पर मैंने इसको बाइंग करना शुरू की थी। इस वक्त 97% पे है, 97 रुपीज़ पर है। मुझे याद पड़ रहा है कि जब मैंने बाइंग शुरू की थी उस टाइम पे 56 के करीब इसकी कॉस्ट हो गई थी, आई बिलीव सो, आई थिंक सो। एनीवेज वो अभी परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 37% इंक्रीज हो गया, और डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो 5% के करीब है। इसी तरह से एक और स्टॉक के बारे में मुझे बताएं कि ईपीसीएल का क्या चक्कर है। ईपीसीएल भी जो है ना उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 2 अकाउंट है, एक आरडीए का अकाउंट है और एक नॉर्मल अकाउंट है। अच्छा, उस बारे में भी बात करते हैं अभी, आरडीए और नॉर्मल अकाउंट का। लेकिन ईपीसीएल जो मैंने बाद में लिया है वो अच्छी प्राइस पे लिया था, और वो जो है ना काफी हैमर हुआ है। तो ईपीसीएल और पीआईसीटी ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मुझे नहीं पता, मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा इस वक्त, लेकिन जिसको पता है वो मुझे कमेंट में लिख के बताए। अब आते हैं मेरी ओवर द पीरियड ऑफ जनवरी एंड सिंस जनवरी 2022 टिल नवंबर 2023, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, उसके अंदर मेरी किस तरह की पोजीशन रही है। तो अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द पोर्टफोलियो इवोल्यूशन, किस तरह से 2 साल के अंदर पोर्टफोलियो मेरा इवॉल्व किया है पीएसएक्स का, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐप है टैप टैप सेंड, जो कि पाकिस्तान पैसे भिजवाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ऐप है। मैंने खुद भी यूज़ की है। अगर आप इवन इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं भी हैं, अगर आप यूएस से, यूके से, यूरोप से, यूएई से पैसे भिजवाना चाहते हैं, आपको पहले ट्रांसफर के ऊपर यूएई से 25 दिरहम्स, यूएस से, यूके से और यूरोजोन से 10 यूरो, $10 और 10 पाउंड का रेफरल बोनस मिल सकता है मेरे, अगर रेफरल कोड को यूज करते हैं। मैंने खुद भी इस ऐप के थ्रू पैसे भेजे हैं और विद इन मिनट्स पैसे अराइव हो जाते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो मैं आरिफ हबीब से बात करूं, एयरलिंक से बात करूं, ए लाइफ, एवियन, डीसीआर, ईफड, ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं, इसके अंदर अगर आप ये जो चार्ट देखेंगे इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ के अंदर मैंने अपनी होल्डिंग्स खत्म की हैं। जैसे अगर आप टीआरजी देखें तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था वो 7.2% के ऊपर टीआरजी था, और अब 0% है। इनफैक्ट मैंने सब कुछ अक्टूबर 2022 में सेल आउट कर दिया था टीआरजी का। इसी तरह से जो डब्ल्यूटीएल है, मैंने जब शुरू किया था वो 2.5% के करीब मेरे पास थे, फिर मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको, मैंने लॉस में नहीं बेचा था, लेकिन जितना भी बचा, अब जो बचा हुआ है वो लॉस का ही है, तो उसको जब जब प्राइस आएगी तो बेचेंगे। इस वक्त 0.82% के ऊपर है। इसी तरह से जो मैं और देखूं आपको बताऊं तो हाँ, जो ईफर्ट है, एंग्रो फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा स्टॉक है। जिस टाइम पे लिया था तो बहुत अच्छी यील्ड भी दे रहा था ये, अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, लेकिन 19.2% पे मेरी टोटल होल्डिंग का ईफर्ट था, और इस वक्त 7% पर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं और भी जैसे लकी सीमेंट है या एमसीबी है, इसके अंदर मैंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। अगेन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो बताऊं तो आप उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो आप अपने हिसाब से करते हैं। मैं किसी को भी किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई अपनी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि देखें ये चीज़ें पॉसिबल है। मैंने आपको अभी ईमेल दिखाई थी ना, किस तरह से डिविडेंड्स की बारिश हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब उसको आप ये कह सकते हैं कि उसके रिटर्न्स उस लेवल के ऊपर तो नहीं है, कुछ लोग इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं, मैं उसको इन्फ्लेशन पे तो नहीं जाता, मैं उसको कहता हूँ कि आप उसको डॉलर टर्म्स के अंदर देख लें, और डॉलर टर्म्स के अंदर अभी भी आई वुड से कि पीएसएक्स का जो पोर्टफोलियो है वो शायद मेरा पॉजिटिव के अंदर ना हो। कुछ स्टॉक्स तो डेफिनेटली हैं, जैसे यहाँ पर लकी सीमेंट हो गया, या एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, या लेट से जो एमसीबी, एचबीएल के स्टॉक्स हो गए, ये तो मेरे डॉलर टर्म्स के अंदर भी पॉजिटिव में है, लेकिन सारे स्टॉक्स नहीं है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखूं तो शायद वो प्लस माइनस
1-2% के करीब डॉलर टर्म्स के अंदर अब आ गए हैं। लेकिन डिविडेंड्स आर परमानेंट, वो आपको मिलते रहेंगे। जो अच्छी कंपनीज होंगी वो डिविडेंड देती रहती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे इसकी बात कर लें, जो हबको ने जो डिविडेंड दिया है, इतने सारा एक साथ डिविडेंड दे दिया, अब अगले क्वार्टर का हमें नहीं पता। यहाँ ये बड़ा मसला है कि क्वार्टरली जो यूएस के अंदर मैं देखता हूँ ना, एक टर्म होती है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट, तो वो मुझको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर नहीं आती कि आपको पता हो कि कौन सी कोई एक कंपनी हो जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिविडेंड्स देती रहे। आगे जितना भी उसके स्टॉक की प्राइस हो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन डिविडेंड्स उसके कंसिस्टेंट हो क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। इस तरह के स्टॉक्स मुझको नजर नहीं आते। तो लेकिन फिर भी आप अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं ओवर द 20 ईयर्स पीरियड, आपको पता होगा कि यार ये डिविडेंड्स भी दे रही है कंपनी और इसकी प्राइस अप्रिसिएशन होनी ही होनी है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आएगी और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इवेंचुअली एक साइकिल आएगी जिसके अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। और जो अभी हमने साइकिल देखी, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स ऊपर बढ़े हैं। इस तरह के साइकिल के अंदर वही बात होती है, लोग कहते हैं कि यार इतना हाई इंटरेस्ट रेट है तो आपको क्या जरूरत है स्टॉक मार्केट के अंदर जाने की। तो उसका रीजन ये होता है कि यू नेवर नो कि रैली किस वक्त आनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस वजह से हमेशा इन्वेस्टेड रहने की कोशिश करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अब कुछ आ जाए ओवरसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं क्योंकि खुद यूएई में होता हूं, तो मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा मकसद ये होता है कि 2-3 जो मेरे गोल्स होते हैं वो ये, उनमें सबसे बड़ा अप्रीहेंशन ये थी कि जब भी हम इन्वेस्ट करते थे तो वो पाकिस्तान में पैसे होते थे, और अगर कभी मंगवाने होते थे पैसे तो वो एक बड़ा हिसल हो जाती थी। तो रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि स्टॉक मार्केट के थ्रू जो भी अकाउंट खोलेंगे उसके सीडीसी का अकाउंट होगा, और वो आपके जो डिविडेंड्स होंगे वो आपके आरडी अकाउंट में आएंगे। और अब जब मेरे पास आरडी अकाउंट में आ जाते हैं, ऑल्दो कि मैं यूज या तो पाकिस्तान में कर लेता हूँ या दोबारा से री इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप सब्सटेंशियल अमाउंट आपके पास आ जाती है तो आप उसको रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट के जो डॉलर रेट्स होंगे उसके ऊपर आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए और जब से लोगों में अप्रीहेंशन आना शुरू हुई थी, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कहता था कि यार आरडीए की वजह, आरडीए अपनी जगह पर रहेगा, आरडीए को कोई टच नहीं करता, और वही हुआ। अभी तक आरडीए अपनी जगह पर है। और ठीक है, वो जो एक्सचेंज रेट्स के अंदर डिफरेंसेस थे वो उसका तो मुझे फायदा ही हुआ था, क्योंकि जब मैं पैसे वापस मंगवा रहा था तो मुझे डॉलर जो रेट गवर्नमेंट दे रही थी उसका मिला था। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी जो आरडीए से मैंने रिपैट्रिएट किए थे पैसे। अभी तक आपको किसी को भी आरडीए से पैसे रिपैट्रिएट करने में 1 रुपए का भी मसला नहीं मिला है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अब जो जो पैनिक होता है, जो लोग फियर मॉन्गरिंग करते हैं, उनसे बचना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा कूल माइंडेड रहकर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, वो करना चाहिए। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। मैं अपने हिसाब से काम कर, मैं तो 9 to 5 जॉब करता हूँ। तो मेरे लिए पहला स्टेप तो ये है कि मैं अपनी 9 to 5 से के जो इसको शैकल कहते हैं ना, उस शैकल से मैं बाहर निकलूं, उस जो सर्कल है उसके अंदर से बाहर निकलूं। ये मेरा पहला गोल होना चाहिए। मेरा ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, या लेट से पाकिस्तान क्रिकेट मैच के अंदर जीत रहा है नहीं जीत रहा है। तो मेरे ये गोल्स नहीं है। मेरे गोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि मुझे खुद एक, ये जो मेरा 9 to 5 का सर्कल है उसके अंदर से बाहर निकलना है। उसके लिए ये वन ऑफ द टूल है। अब मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूं तो मुझे पता है कि मेरे जो खर्चे हैं वो लेट्स से दिरहम्स में है, डॉलर्स में है, और आगे भी जो खर्चे आने हैं वो दिरहम्स या डॉलर्स में आने हैं। तो मुझे कोशिश करनी है कि मैक्सिमाइज कर सकूं मैं रिटर्न्स को उसी टर्म के अंदर। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो जरूरी नहीं कि मुझे वो उस तरह के रिटर्न्स दे सके, और कभी दे भी सकती है, जैसे अभी रैली हुई है उसमें आपको मिल भी गए रिटर्न्स अच्छे, लेकिन ये कब आती है रैली ये नहीं पता होता। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा गोल होता है वो ये कि एक तो ये कि सबसे कम अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करनी है, उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जो कि अगले 10-15 साल तक मुझे नहीं चाहिए हो, ताकि जो डिविडेंड्स आ रहे हैं मैं उनको रीप करता रहूंगा, लेकिन जो प्राइस की डेविएशन होती है अगर कम होती है तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा नेटवर्थ ऑलरेडी इतनी है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत आराम से रिस्क ले सकता हूं। तो ये चीजें आप भी सोचें, आपके लिए अपना एक पर्सपेक्टिव होगा जो कि मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। तो मैं किसी को भी अपने पर्सपेक्टिव की तरफ, हर इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए, करना जरूर चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि करना जरूर चाहिए। फियर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। लोग पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे डूब जाते हैं, गालियां देते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर दोबारा डूबते हैं और फिर गालियां देते हैं, और फिर वो कहते हैं हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैरियटॉन में इन्वेस्ट करते हैं, फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अब यू नेम इट, और इस तरह की रियल एस्टेट की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिला हुआ है। ऑल्दो आई वुड स्टिल से इट इज मैनिपुलेटेड, लेकिन फिर भी है एक ऑप्शन जिसके अंदर
प्रूवन मुझे 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एज़ सच मैनिपुलेशन है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ा-सा सही से चलें तो आप उसको उस मैनिपुलेशन में नहीं आएँगे। पॉइंट सिर्फ़ ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है और पैनिक में आप जब ही नहीं आएँगे जब आपके मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ स्टॉक मार्केट से टाइड अप नहीं होगी। मैं यूएस की स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तान की मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे यूएस की हो। पाकिस्तान में तो एडिशनल आपको जो रुपये की फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से और इम्पैक्ट पड़ता है, तो उतना इन्वेस्ट करें जितना बर्दाश्त कर सकें। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी एक नेटवर्थ के ऊपर, एक अलग परसेंटेज की दोबारा से हो सकता है बना दूँ, आप बोलते हैं तो बनाऊँगा मैं। मेरी कितनी कम नेटवर्थ स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है इस वक्त भी, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सो मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ यूएस से रिलेटेड, यूएस के स्टॉक से भी रिलेटेड। अगर आप जीसीसी कंट्रीज के अंदर है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का, उस पे जाकर आप अगर पहली दफा अकाउंट खोलते हैं, फंड करते हैं उस अकाउंट को, तो मेरी तरफ से आपको अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी यूएस की एक बहुत मशहूर रीट है रियल्टी इनकम की, ओ जिसको कहते हैं, उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया उस वीडियो को, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सेविंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, किस तरह से सेविंग कर सकते हैं, 9 टिप्स हैं उसके अंदर, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।